हेलो बच्चों, मैं सतेंद्र सिंह, जेआरएस एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा सरल आवर्त गति का ये जो चैप्टर है, इसके पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा सरल आवर्त गति क्या होता है, क्या कंडीशन होता है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि अगर एक कण एक पार्टिकल किसी वृत्तीय पथ पर अगर गति कर रहा है तो क्या वो सरल आवर्त गति के रूप में हो सकता है नहीं। यही हमें क्या करना है, देखना है, प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं ये टॉपिक। सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति एक समान वृत्तीय गति के प्रेक्षक के रूप में, मतलब हमें कुल मिला के ये कहना कि अगर एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो क्या वो सरल आवर्त गति हो सकता है, या हम कह सकते हैं अगर कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रहा है क्या हम उसे वृत्तीय पथ मान सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग को देखना है। जैसे बच्चों, अगर मैं यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, और यहीं से आपका बच्चों बेस, इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल वाला बेस होगा वो क्लियर होगा। एक बच्चों हमने क्या बनाया, वृत्त बनाया। ये क्या है बच्चों, वृत्त है, और ये वृत्त का क्या है बच्चों, केंद्र है। अगर ये वृत्त का केंद्र है बच्चों, सेंटर है, तो ये बताइए ये क्या होगा, ये वृत्त का व्यास होगा। इस व्यास को हम b और b डैश मान लें। अगर ये व्यास है तो क्या बच्चों ये भी व्यास होगा कि नहीं, तो इसे हम क्या मान लें, a और a डैश। ठीक है बच्चों, ये इसका मीन पॉइंट हो गया, ये क्या होगा, इसका मध्य बिंदु हो गया। ठीक है बच्चों, अब अगर ये ऐसा है तो ये बच्चों क्या है, ये व्यास, ये जो व्यास है ये कौन सा व्यास है, ये क्षैतिज व्यास है, और ये बच्चों क्या है, ऊर्ध्वाधर व्यास है। ठीक है बच्चों, अब मान लो कोई वस्तु अगर यहाँ है, कोई कण या पार्टिकल यहाँ पर है, तो अभी उस टाइम वो किस में है, एक विराम अवस्था में है। हमें इसका प्रोजेक्शन देखना है। ठीक है, तो हम कैसे देखते हैं, जरा देखते हैं। इसी व्यास पर अगर उसका हम प्रोजेक्शन को व्यक्त करते हैं तो यही आपका क्लियर हो जाएगा कि सरल आवर्त गति कर रहा है या नहीं। अब जैसे हमने कहा कि ये आप जानते हो, अगर हम वृत्तीय गति वाले चैप्टर के हिसाब से देखें तो आप जानते हो कोई वस्तु जब वृत्तीय पथ पर गति करता है तो अगर ये वृत्तीय पथ है और यहाँ पर वस्तु है, तो जब वो गति करता है तो बच्चों क्या होगा, उसमें वेग होगा। जब वो गति करेगा तो वो अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये क्या होगा, वो एक कोण बनाएगा। क्या बनाएगा, कोण। और ये जो कोण है, यही जो एंगल है, यही कहलाएगा कोणीय विस्थापन। क्या होगा, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन बच्चों, इसे हम क्या मान लेंगे, थीटा। तो कोणीय विस्थापन यहाँ क्या हो गया, थीटा हो गया। अब कैसे होगा, आप जानते हो कि विस्थापन बराबर क्या होता है, वेग गुणते समय होता है। वस्तु पहले कहाँ था, यहाँ पर था। टी समय में, स्मॉल टी समय में ओमेगा मतलब कोणीय, ओमेगा क्या है, ओमेगा बच्चों है कोणीय वेग। क्या है, कोणीय वेग। अब ओमेगा अगर कोणीय वेग है तो इस ओमेगा वेग से ये टी समय में कहाँ पहुँच गए, यहाँ। तो हमने कहा कि बताइए ये ए पर था, ए से बी के बीच में तय किया गया कोणीय विस्थापन कितना होगा। तो आपने कहा कि सर की कहते हैं कोणीय वेग गुणते समय क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय वेग, तो अगर हम यहाँ पर कोणीय विस्थापन की बात करें बच्चों, कोणीय विस्थापन की बात करें तो ये हो जाएगा कोणीय वेग गुणते समय। अब बच्चों ये बताओ, कोणीय वेग को हम ओमेगा मान लें और समय को कितना मान लें, टी, और कोणीय विस्थापन क्या होगा, यही। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। तो ऐसे अगर ये गति करता है तो ये गति करेगा तो ये बच्चों कहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ से होते हुए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर यहाँ पर आएगा और फिर कहाँ से पर आ जाएगा, यहाँ पर। तो इसने जहाँ से शुरू किया वहीं पर आ जाएगा। फिर समझिएगा, ये यहाँ से शुरू किया और ये ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया। इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो अगर हम यहाँ पर कहें कि ये पार्टिकल
ए यहाँ पर ये था। अब बच्चों अगर हम ले लें, हमने कहा कि ये जो दूरी है ये क्या कहलाएगा, ये इसकी त्रिज्या है। ए बच्चों क्या है, इस वृत्तीय पथ की क्या है बच्चों, त्रिज्या है। ये क्या है, त्रिज्या, रेडियस। अगर ये त्रिज्या है तो क्या ये भी त्रिज्या ए होगी, ये भी त्रिज्या ए होगी, और ये भी त्रिज्या क्या होगी, ए होगी। समझ में आ गया बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब ये वस्तुगत किया, जब ये यहाँ पर था, ये यहाँ पर था, तो अब यहाँ पर हम ये चलना प्रारंभ किया, और ये जब चलना प्रारंभ किया तो ये कण ऐसे घुमा और कहाँ पहुँच गया, यहाँ बच्चों पहुँच गया। ये कण यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पहुँच गया। और ये जो पॉइंट है ये क्या मान ले, पी मान ले। अब ये कण यहाँ पर पहुँच गया तो ये कितना घूमा, थीटा। कितना घूमा बच्चों, थीटा। अब किस समय में, टी समय में, किस कोणीय वेग से, ओमेगा कोणीय वेग से। तो टी समय में, टी समय में ओमेगा कोणीय वेग से, कोणीय वेग से तो ये घूमा, तो इसमें विस्थापन कितना हो गया, थीटा हो गया। बच्चों अगर विस्थापन थीटा हो गया तो अब यहीं से चीजें शुरू होती हैं। अब ये विस्थापन कितना हो गया, थीटा। तो अब यहाँ पर आप जानते हो थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू टी। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम इसका प्रोजेक्शन ड्रा करें तो ये क्या किया, वृत्तीय पथ पर गत किया, तो ये इतना आया। तो हमने कहा अगर ये वृत्तीय पथ पर गत किया तो सरल आवर्त गति में क्या होता है, सरल रेखा गति होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। ऐसे ये एक मीन पॉइंट हो गया, अगर इस मीन पॉइंट के इधर या इधर ऐसे ऐसे अगर गति करेगा बच्चों तो ये गति कहलाएगी सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमें यही देखना है, अगर ये गति कर रहा है तो इस लाइन पर ये इसका क्या होगा, मीन पॉइंट हो गया, मीन पोजीशन हो गया। ओ पॉइंट क्या है, इसका सेंट्रल पोजीशन, ये सामने स्थित हो गया। इस मीन पॉइंट के इधर और इधर अगर गति करता है तो हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा कि वस्तु अगर वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। ठीक है बच्चों। और ये जो चैप्टर है ना, ये जो पॉइंट है, ये टॉपिक आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब कक्षा 12 का जब आप प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पर ये आपका बहुत सपोर्ट करेगा। ठीक है बच्चों। अब जरा देखते हैं, अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये इस पर गति कर रहा है तो कहाँ पर है, तो बच्चों हम इस पर एक नॉर्मल ऐसे डाल दिए परपेंडिकुलर। तो हमने कहा कि ये यहाँ से यहाँ चला तो सरल रेखा पर इसका प्रोजेक्शन बच्चों यहाँ पर आ गया। तो ये कहाँ पर आ गया, एन पे। किस पॉइंट पर बच्चों, एन पर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो। अब बच्चों जब ये यहाँ पर था तो इसका प्रोजेक्शन आपने डाला, ऐसे लंब डाला, तो ये कहाँ पर था, साम्य बिंदु पर। जब ये इतना दूरी चल रही है तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ, यहाँ पर। मतलब ये इतना दूरी चला तो ये इतनी दूरी चली। जो दूरी चला जाता है वही बच्चों क्या कहलाएगा, इसका विस्थापन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विस्थापन। क्लियर हो बच्चों, ये इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। अब बच्चों आगे देखते हैं, जरा समझिएगा। जब ये वस्तु यहाँ पर पहुँचा, ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा, गति करते हुए यहाँ पहुँचा। अब क्या करेंगे, तो इस पर प्रोजेक्शन ऐसे डालेंगे तो ये वस्तु कहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पर पहुँच गया गति करते हुए। समझ में आ गया। ये जब यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर हमने ऐसे परपेंडिकुलर डाला तो ये यहाँ पर पहुँच गया। और जब ये यहाँ पर पहुँच गया तो हमने इसका परपेंडिकुलर यही होगा, तो ये यहाँ पर आ गया। अब फिर बच्चों जब ये इधर आया, इधर घूमते हुए कण आया, तो जब यहाँ पहुँचा तो परपेंडिकुलर बच्चों हमने ऐसे डाला। फिर यहाँ पर किया तो परपेंडिकुलर बच्चों हमने ऐसे डाला, यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर जब आया तो परपेंडिकुलर हमने यहाँ डाला, जब यहाँ पर आया बच्चों परपेंडिकुलर हमने यहाँ डाला। तो अब बताओ बच्चों, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो ये धीरे 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 ये ऊपर बढ़ता गया। अब फिर जब ये यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से अब ऐसे आने लगा तो ये धीरे धीरे कहाँ आने लगा, नीचे आने लगा। बताइए, आ गया ना। अब ये बताओ बच्चों, अब ये जैसे इधर जाएगा तो जैसे यहाँ पर पहुँचा तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला, यहाँ आ गया। जैसे यहाँ पहुँचा हमने यहाँ पर ऐसे ड्रा किया, यहाँ आ गया। यहाँ पर बच्चों पहुँचा तो यहाँ, और जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ। तो ये यहाँ पर ऐसे बढ़ते हुए यहाँ पर आ गया।
अब बच्चों जब यहाँ पहुँचा फिर ये क्या हो गया, होने लगा, घटने लगा, और फिर ये घटते घटते फिर क्या हो गया, यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो फिर ये। तो अब बताओ बच्चों, ये एक चक्कर लगाया, जब इसने एक चक्कर लगाया तो अगर बच्चों ये मीन पॉइंट हम मान लेते हैं, तो ये जरा समझिएगा, जब ये यहाँ से यहाँ गया तो ये कहाँ चला, ऐसे ऊपर चला, तो ये बच्चों ऐसे ऊपर चला, जरा समझिएगा। और फिर जब ये यहाँ से यहाँ आया तो फिर कहाँ आया, नीचे। तो जरा देखिए, हम दूसरी लाइन से यहाँ इस पर ना बना के इधर बना रहे हैं, ऐसे ये आ गया बच्चों। अब फिर बच्चों ये फिर ऐसे यहाँ से यहाँ आया तो कहाँ आया, नीचे की ओर। तो ये बच्चों साम्य स्थिति से कहाँ गया, नीचे की ओर। और फिर बच्चों जब ये ऊपर गया तो ये बताओ बच्चों, फिर ये ऐसे हो गया कि नहीं। अब बताओ बच्चों, ये अपनी साम्य स्थिति की एक बार इधर गया, फिर नीचे आया, फिर इधर गया, अब ऐसे गति कर रहा है कि नहीं। तो ये बताओ बच्चों, ये एक जो वृत्तीय पथ पर गति कर रहा था, क्या ये एक सरल आवर्त गति है कि नहीं। क्यों, क्योंकि अपने मेन पॉइंट के इधर उधर एक सरल रेखा में गति कर रहा है, तो इसकी जो गति होगी वो क्या कहलाएगी, सरल आवर्त गति। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन भी करता रहता है। ठीक है बच्चों, चले अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से तो ये हो गया, तो हम अगर इसका प्रोजेक्शन इसका हम ड्रा करें बच्चों, तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। ये पॉइंट, तो ये कहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और फिर बच्चों ऐसे एक बार ऊपर गया, फिर कहाँ आया, नीचे आया, फिर ऐसे आया, फिर बच्चों कहाँ गया, ऊपर गया। तो ये क्या हो गया, ये इसका मेन पॉइंट हो गया, साम्य बिंदु, ये इसका साम्य बिंदु हो गया। तो बच्चों समझ में आ गया ना। तो ये लोग, ये इसे आप लोग उतार लीजिए। अब बच्चों यहाँ से कुछ चीज़ें समझते हैं। हमने कहा कि कोई वस्तु जब गति करता है तो उसके द्वारा जो अधिकतम विस्थापन होता है, अब ये वस्तु जब यहाँ से गति करते हुए यहाँ तक बच्चों पहुँचा तो इसके द्वारा विस्थापन कितना हुआ, इतना हुआ। अब ये जो विस्थापन जैसे जैसे ये तय करता है, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचे, ये इसका क्या है, विस्थापन। और अधिकतम विस्थापन कितना होगा, इतना ही तो बच्चों होगा। बताइए, क्या इतना ही होगा। यही जो अधिकतम विस्थापन है, यही अधिकतम विस्थापन बच्चों कहलाता है आयाम। क्या कहलाता है, आयाम। आयाम क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अधिकतम विस्थापन। अधिकतम विस्थापन ही बच्चों क्या होता है, आयाम कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, और ये आयाम क्या होगा बच्चों, क्या इसके त्रिज्या के बराबर होगा। ये बताइए, क्या यही त्रिज्या है। तो आयाम को बच्चों हम लोग किससे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब जरा देखते हैं। तो हम कह सकते हैं, हमें यहाँ पर कैसे प्रूफ करना, कैसे बताना है, ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर हम एक पॉइंट ऐसे लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं। और वो स्टेटमेंट बच्चों क्या है, कोई कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति करता है। वृत्तीय पथ पर गति करता है तो कण से वृत्त के किसी व्यास पर डाले गए लंब बोले तो बच्चों परपेंडिकुलर, लंब के पाद, जिसे हम लोग कहते हैं फुट पॉइंट, लंब पाद की गति सरल आवर्त गति होती है। ठीक है बच्चों, तो कोई अगर वस्तु वृत्तीय पथ पर अगर एक समान चाल से गति कर रही है, मतलब उसका चाल बदल
नहीं रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर गति कर रही है तो कोई वस्तु जब कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से गति करता है तो जो उसका गति होता है वो क्या कहलाता है, एक समान कहलाता है। तो अब एक समान चाल से गति कर रहा है तो इसका व्यास पर, ये क्या है व्यास पर, अगर इस पर हम इसका प्रोजेक्शन डालें तो यही जो आपका लंब पाद या फुट पॉइंट होगा वही क्या कहलाएगा, वो सरल आवर्त गति होगी। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपका टॉपिक था, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर इतना देखने के बाद अब हम लोग यहाँ से बच्चों जो आपका कॉन्सेप्ट निकलेगा उसे देखते हैं, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे एसएचएम का विस्थापन, सरल आवर्त गति का विस्थापन क्या होता है, कितना होता है, ठीक है। तो एसएचएम का विस्थापन, ठीक है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का विस्थापन क्या होगा, जरा समझिएगा बच्चों। ये वस्तु है, ये वृत्तीय पथ है, ये उसका केंद्र है और ये बच्चों पॉइंट ए डैश और ये बच्चों क्या बी डैश, ठीक है। ये व्यास हो गया और वस्तु कहाँ पर, यहाँ पर था टी समय में बच्चों वस्तु कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। ये पॉइंट पी पर, पार्टिकल कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो इसके द्वारा कोण बना थीटा और यही थीटा क्या होता है बच्चों, ओमेगा टी होता है। ये थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। अब इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन देखें तो बच्चों जो विस्थापन होगा इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे, एन। तो यही जो विस्थापन होगा बच्चों यही क्या कहलाएगा, वाई कहलाएगा। तो ओ एन बच्चों क्या होगा, विस्थापन। अगर टी समय में ओमेगा कोणीय वेग से अगर वस्तु थीटा कोण चला है तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन बच्चों कितना होगा, वाई होगा, ठीक है। अब यहाँ पर यही विस्थापन हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ हम देखेंगे टी समय में कोणीय वेग ओमेगा कितना होगा बच्चों। तो जरा देखो कोणीय वेग ओमेगा क्या होगा, कोणीय वेग, तो कोणीय वेग बराबर क्या होगा, कोणीय वेग बराबर बच्चों होगा कोणीय विस्थापन बटे बच्चों क्या होगा, समय। कोणीय विस्थापन बटा समय, तो कोणीय विस्थापन बटे क्या हो जाएगा बच्चों, समय। अब कोणीय वेग को ओमेगा से माने, विस्थापन क्या होगा बच्चों, जो कोण चलता है वही क्या होता है विस्थापन। तो थीटा और समय टी, तो थीटा बराबर ओमेगा इंटू बच्चों क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा कि नहीं, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी। अब बच्चों यहाँ पर हम देखें अगर ये आपका है, अगर ये वाई है, अगर ओ एन का मान कितना है, वाई, तो बच्चों अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसका भी मान कितना होगा, वाई होगा कि नहीं। अब बच्चों अगर ये एक चीज़ बताओ, अगर ये विस्थापन कितना है, ये दूरी कितनी है, ए है, क्योंकि ये त्रिज्या है ना बच्चों, ये अगर ए है तो अधिकतम विस्थापन कितना होगा, ए, और ये दूरी भी कितनी होगी, ए होगी। बच्चों अगर ये त्रिज्या है, क्या ये भी त्रिज्या है, तो ये भी क्या होगा, ए होगा कि नहीं। अब यहाँ से बच्चों अगर हम साइन थीटा निकालें, साइन थीटा, तो ये कोण थीटा है, तो ये बताओ बच्चों अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ से बच्चों ये बताओ अगर ये कोण थीटा है तो क्या, जरा समझिएगा, अगर ये कोण थीटा है तो यहाँ से ये चला यहाँ पर, यही कोणीय विस्थापन, तो यहाँ से जो साइन थीटा का मान होगा वो क्या होगा, ओ एन अपान बच्चों ओ पी, ओ एन अपान ओ पी। तो देखो बच्चों ओ एन और ओ पी, तो ओ एन अपान ओ पी मतलब अगर ये दूरी है तो ये भी क्या होगा, ये दूरी, क्या ये दूरी सेम होगी बच्चों, बताओ। अगर ये दूरी है, अगर समांतर शिफ्टिंग के आधार पे ले तो ये जितनी ये दूरी होगी उतनी ये, जितनी ये होगी उतनी ये, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से अगर देखें तो ये ए है, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर ओ एन अपान ओ पी। बच्चों ओ पी का मान कितना है, ए है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर ओ एन अपान ए। अब अगर हम बच्चों यहाँ ओ एन का मान निकालें, तो ए साइन थीटा होगा कि नहीं, ओ एन का मान निकालें, क्या ए साइन थीटा होगा। अगर बच्चों यहाँ से गुणा बच्चों कर दिया तो ओ एन का मान क्या हो गया, ए साइन थीटा। अब बताओ बच्चों ओ एन का मान कितना है, वाई है विस्थापन,
तो y बराबर क्या होगा a साइन थीटा। तो यही बच्चों क्या हो गया, सरल आवर्त गत करते हुए वस्तु का विस्थापन का समीकरण। लेकिन हम जानते हैं क्या, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी, तो यहाँ से बच्चों y बराबर a साइन ओमेगा टी हो जाएगा। बताओ बच्चों, a साइन ओमेगा टी। अब ये क्या हो गया, यही विस्थापन का समीकरण है। यही क्या है, विस्थापन का समीकरण। तो कोई पूछे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए विस्थापन का समीकरण क्या होगा, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, y क्या है बच्चों, y बच्चों विस्थापन है, विस्थापन है। a बच्चों क्या है, आयाम है, आयाम है या त्रिज्या हम कह सकते हैं। ओमेगा क्या है, ओमेगा बच्चों क्या है, ओमेगा बच्चों कोणीय वेग है। और टी बच्चों क्या है, समय है। टी क्या है, समय है। तो ये बच्चों आपका फार्मूला बना। अब बच्चों एक चीज और जरा समझिएगा, इतना उतार लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, यहां से कुछ और चीज समझाते हैं जो सवाल में आपका बहुत हेल्प करेगा। बच्चों ये यहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ और यहां तक गया। अब हमने कह दिया कि ये यहां से ना चल के कहीं और से इसकी शुरुआत होती है। मतलब जो ये पॉइंट था, जो इसका मेन पॉइंट था, वो यहाँ से ना शुरू करके कहीं और से गति करना प्रारंभ करता है। तो मान लो बच्चों ये वस्तु है, ये वृत्तीय पथ है और ये पॉइंट है O, ये A डैश, ये B डैश, B डैश। अब बच्चों यहाँ देखिए, अब जो वस्तु यहाँ था, यहाँ से ना गति करके शुरू करके बच्चों कहाँ से शुरू करें, यहाँ से। तो यहाँ से अगर शुरू कर रहा है तो ये बताओ बच्चों, ये ऑलरेडी कितना कोण चल लिया, इतना कोण चल लिया ना भाई। किसी भी कोण को आप कहाँ से नापते हो, यहीं से तो नापते हो। बताओ बच्चों, अब ये यहाँ से ना चल के यहाँ से शुरू कर रहा है, तो इसका फाई एंगल ये क्या हो गया, मान लो फाई कोण ये चल लिया है, पहले क्या हो गया है, ये फाई कोण चल लिया है। अब ये टी समय पे, अब यहाँ पर ये है, ये हमने कहा कि हम यहाँ से न चल के हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो ऑलरेडी अगर यहाँ झुकाव से देखें तो ऑलरेडी इतना चल चुका है। तो अब यहाँ पर t बराबर बच्चों कितना है, 0। तो जहाँ से वो शुरू करता है उसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं। इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है बच्चों। अब ये t समय में कितना चल लिया बच्चों, इतना चल लिया ओमेगा से। तो ये बच्चों कितना चल लिया, थीटा कोण। और ये बच्चों थीटा कोण का मान क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो टी समय में ओमेगा वेग से ये यहाँ पर पहुँच आया। तो अब बताओ बच्चों, इसका समीकरण क्या होगा। फिर से बात को समझिएगा, ये वस्तु यहाँ से ना शुरू करके यहाँ से चलना शुरू किया। जब यहाँ से चलना शुरू किया तो बच्चों जरा देखो, जब ये यहाँ से चलना शुरू किया था तो इसका प्रारंभिक बिंदु क्या, ये मेन पॉइंट था। लेकिन जब ये यहाँ से चलना और जब यहाँ तक चला तो इतना विस्थापन। लेकिन बच्चों जब ये यहाँ से चलना शुरू करेगा तो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट बच्चों कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कहाँ तक गया, यहाँ तक। तो क्या ये विस्थापन। तो अब बच्चों जरा देखो, हम जानते हैं, हमने कहा कि बताओ तब इसका विस्थापन का समीकरण क्या होगा। तो बच्चों हम जानते हैं y बराबर a साइन ओमेगा टी होता है ना। अब यहाँ पर ओमेगा टी बच्चों क्या था, थीटा ही तो था। और थीटा हमेशा कहाँ नापा जाता है, यहाँ से। तो अब बताओ बच्चों, ये क्या कहते हैं, इसका कुल मान कितना हो गया। तो यहाँ से कुल कोण क्या बच्चों, इतना चला है। तो अगर अब हम यहाँ कोण की बात करें, थीटा की बात करें, क्या हो जाएगा, फाई प्लस ये थीटा। और इस थीटा का मान जरा देखो, फाई प्लस और ये कोण, और ये बच्चों कोण कितना, ओमेगा टी। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो अब इसके द्वारा चलता है कुल कोण कितना है, इतना तय किया गया है। तो बच्चों समीकरण क्या होगा, y बराबर a साइन, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब बच्चों विस्थापन ये हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो ना। अब बच्चों जरा एक चीज और देखो, ये 2 पॉइंट। तीसरा अगर हम कहें, बात को समझिएगा, मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे रहा हूं बच्चों। ये पॉइंट, अब बच्चों ये बी डैश, ये ए डैश। अब बच्चों ये जो पार्टिकल है,
यहाँ से ना शुरू करके, इस पॉइंट से ना शुरू करके कहाँ शुरू किया, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। इसने कहा कि हम यहाँ शुरू करेंगे, तो बताओ बच्चों कितना कोण बना, यहाँ से 5 कोण बन गया। और आप जानते हो इधर से अगर नापते हो धनात्मक कोण, इधर नापते हो ऋणात्मक कोण। तो अब बच्चों ये शुरुआत इसने कहाँ से किया, यहाँ से, यहाँ से। अब ये चलता गया, यहाँ पहुँचा, तो इसका ये यहाँ हो गया, यहाँ पहुँचा, यहाँ, फिर बच्चों कहाँ तक गया, यहाँ तक आया। तो t बराबर यहाँ क्या है 0, तो इसका जो प्रारंभिक स्थिति है यहाँ, और t समय में बच्चों कहाँ पहुँचाया, इतना पहुँचाया। तो कोण कितना बनाया बच्चों, ये बना दिया आपका, अब कुल कितना कोण बनाया है, ये बना दिया बच्चों, ये t समय में ओमेगा वेग से यहाँ पर पहुँचा p पर। तो अब जो कोण बनाएगा वो बनाएगा ओमेगा t, क्या बनाएगा, ओमेगा t। तो ये बच्चों कुल कितना कोण चला, अब ये बच्चों कुल ओमेगा t कोण चला। तो अब हमने कहा कि बताओ अब इसका विस्थापन का समीकरण क्या होगा, तो बच्चों कुल कोण, क्या कुल कोण बच्चों यही है, तो ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा फाई, कोण इधर है तो इसलिए क्या होगा -5, तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी -5। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ से जो समीकरण बना y बराबर a साइन क्या हो जाएगा ओमेगा टी -5। तो ये बच्चों विस्थापन का समीकरण बना। तो जरा देखिए, अगर वस्तु यहाँ से गति करना शुरू किया है, मतलब मीन पोजीशन से गति करना शुरू किया है, तो इसका मतलब समीकरण जो हमें मिलेगा वो y बराबर a साइन ओमेगा टी मिलेगा, ये विस्थापन का समीकरण। अगर बच्चों ये यहाँ से ना शुरू करके कुछ आगे चल के ये शुरू करे, तब हमें बच्चों क्या मिलेगा, a साइन ओमेगा टी +5। और अगर ये बच्चों इधर शुरू किया तो y बराबर a साइन ओमेगा टी -5। समझ में आ गया बच्चों। अब एक चीज़ जरा देखो, अब यहाँ पर हमारे पास 3 समीकरण हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है फाई, यहाँ पर क्या है फाई, ठीक है बच्चों। तो अगर इस पॉइंट के नीचे शुरू करेगा तो ये बच्चों फाई क्या हो सकता है, 30 अंश हो सकता है, 60 अंश हो सकता है, 90 अंश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये बच्चों यहाँ से शुरू किया ये कोण, अगर बच्चों ये यहाँ शुरू करता तो क्या ये कोण होता कि नहीं, तो ये इसका मान। तो ये जो आपका देखिए, ये जो फाई है, फाई जो बच्चों है ये आपको क्या है इनिशियल फेज, ये क्या कहलाएगा इनिशियल फेज। फाई बताता है कि कितने डिग्री से शुरुआत किया गया है। अब जरा बच्चों बताओ, ये तो आपका एक स्टैंडर्ड समीकरण है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहीं पर एक समीकरण और बात कर दूं जो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा, तो बताओ बच्चों y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा। समझ गए बच्चों, ओमेगा टी +5, ये समीकरण आपका स्टैंडर्ड समीकरण बन गया। अब बताओ बच्चों, अगर ये जो फाई है, अगर ये बच्चों ये यहाँ शुरू किया है, तो इस फाई का मान क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो हम यहाँ 0 डिग्री रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब कुछ नहीं, तो क्या बचेगा ओमेगा टी बचेगा। समझ में आ गया। अगर बच्चों ये 30 अंश यहाँ से लेके यहाँ से शुरू किया है, तब यही हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 30 अंश हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर ये 30 अंश इधर से शुरू किया है तो ये क्या हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस कितना बच्चों 30 अंश, क्योंकि इस साइड के जितने कोण नापते हैं हम लोग वो क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं, बताओ बच्चों, क्लियर हो ना। तो ये आपका विस्थापन का समीकरण, ठीक है बच्चों। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसी पे आधारित कुछ टर्म्स आते हैं, आयाम क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। तो इसको बताने के बाद फिर हम इस पर आधारित जो न्यूमेरिकल है उसे लगवाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की ये क्लास कैसे आपको लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो आपको अगर यूट्यूब पे अपलोड करें तो वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू बच्चों।